नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ने जा रहे हैं और ये वीडियो हमारा हिंदी जो मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको समर्पित रहेगा। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको BNSS 2023 भी बोल रहे हैं और ये CRPC की जगह बनाई गई है। ठीक है, तो अभी ये BNSS लागू नहीं हुई है लेकिन शीघ्र ही लागू होने जा रही है, इसलिए हमें इसके प्रावधान जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो चैप्टर 1 है, जो प्रारंभिक चैप्टर है, उसके तहत सेक्शन 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, इसके विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करता है, यानी इसका नाम क्या होगा। तो शॉर्ट में मैं इसका नाम आपको बता रही हूँ, BNSS। इस नाम को आप याद कर लीजिए, BNSS, है ना। और डिटेल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये पूरे भारतवर्ष में जो है ये लागू होगी। लेकिन इसके लिए ये कहा गया है कि नागालैंड का जो एरिया है, नागालैंड, है ना, नागालैंड के एरिया को इससे छूट प्रदान की गई है और ये इस पर लागू नहीं होगा। और जो जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। लेकिन इस सेक्शन 1 में ये भी बताया हुआ है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे, राज्य सरकार, वो कोई भी नोटिफिकेशन जारी करके, नोटिफिकेशन यानी कोई भी अधिसूचना जारी करके इस BNSS को उन पर लागू कर सकती है ना। तो हम केवल मेन पॉइंट्स में आपको बताती जा रही हूँ। ये इसलिए है ताकि आपके दिमाग में धाराओं का जो सिस्टम है, जो इस BNSS ने बदला है, वो आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 जो है वो परिभाषा खंड है और इसमें कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। पहली जो परिभाषा है वो श्रव्य, है ना, श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधन के बारे में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक साधन, अब ये बहुत ही थोड़ा टिपिकल नाम है क्योंकि हम सबकी ये जबान पर इतना नहीं है। तो जो ऑडियो वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हमें साथ में रहेगी तो आप लोगों को आसानी रहेगी। जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, ये मीन्स का मतलब साधन। तो ये जो साधन है, जैसे हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, तो ये लैपटॉप, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाती हैं। तो ये बेसिकली ये जो है ये इसमें लिखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पज के लिए ये हैं और इसके माध्यम से हम आपस में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये काम आएंगी, मतलब पहचान के लिए काम आएंगी। आपस में इनसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो पाएगा, मतलब वार्तालाप हो पाएगी। और ऐसी ही कोई जो संसूचना के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाएगा, है ना। तो बात आगे समझ में आपको कि इनके माध्यम से हम कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे उसका ऑडियो जो पार्ट है उससे तो हम हियरिंग कर सकते हैं आपस में, जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं एक दूसरे को सुन सकते हैं। जो वीडियो पार्ट है उससे हम एक दूसरे की वीडियो देख सकते हैं, एक दूसरे का फोटो देख सकते हैं और बिल्कुल डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो मीन्स हैं ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाते हैं। ये समझने की बात ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें अगर रटने की फेर में वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम ये इस परिभाषा खंड में बात को देखते हैं तो देखिए ये इसके जो वर्ड है ABCD, ये अल्फ़ाबेट वाले, आप ये देखिए इसी क्रम में ये परिभाषा दी हुई है। जैसे
ये सबसे पहले अगर हम ए के हिसाब से देखें तो ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो इसका जो इसके जो पहला पॉइंट है सेक्शन डेफिनेशन में, सेक्शन टू, टू का वन और फिर जो क्लॉज दे रखा है वो ए से क्या है ऑडियो। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि कई बार अगर आप भूल जाएंगे कि ये किसमें है, तो आप अल्फाबेट से उस चीज को ध्यान में कर लीजिए कि ए से है तो सबसे पहला ऑडियो है। अब दूसरे नंबर पर जो सेक्शन टू का वन, क्लोज वन, और ये इसका पॉइंट नंबर बी है ना, इसको सब क्लोज भी कह सकते हैं। इसमें जो परिभाषा दी गई है वो बेल की यानी जमानत की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो जमानत का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उसका एक कोई बंद पत्र या उसकी जमानत ली जाती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिया जाता है जो वो भरकर पेश करता है जिसमें वो अपने आप को बाउंड करता है। ठीक है, जैसे कोर्ट आदेश करती है कि आप अपना बॉन्ड है ना, इसको हम कोर्ट की लैंग्वेज में मुचलका बोलते हैं कि आप अपना मुचलका, तो मुचलका जो बॉन्ड है वो हमेशा खुद का होता है, जो ऑफेंडर है वो खुद देगा, और जो बेल है, बेल के अंदर जो दूसरा देता है वो होता है जमानत। तो लेकिन ये जो बेल है, यहाँ जो परिभाषा जिसकी दी गई है कि इसमें लिखा गया है कि किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। यानी जब वो व्यक्ति या तो ऑफेंडर है उस अपराध का, अभियुक्त है, और या वो उसका संदिग्ध है, संदिग्ध भी हो सकता है ना, और उनको अभिरक्षा में लिया गया है, अभिरक्षा कस्टडी में उनको लिया गया है, तो कुछ शर्तों पर कोर्ट ऑर्डर जारी करता है और उसको ये कहता है कि भाई आप अपना बंद पत्र या जमानत जो है वो कोर्ट में पेश करें। तो इस को हम बेल बोलते हैं, इसको हम जमानत बोलते हैं। ठीक है, तो बेल के अंदर बॉन्ड और जो जमानत है वो दोनों ही आती हैं इसमें, अकेला बॉन्ड या बेल बॉन्ड। ठीक है, ये इसमें दोनों ही शामिल है, क्योंकि उसमें वो उसकी कुछ शर्तें लगी होती हैं आदेश में, और फिर उनको एक प्रपत्र ये ऐसा पेश करना होता है। अब सी नंबर पॉइंट में जो है वो आता है बेलेबल ऑफेंस। तो अभी हमारा देखिए बी से क्या है, बेल, बी से बेल, बी से ही बेलेबल ऑफेंस है ना, ए बी से बेलेबल हो गया। फिर इसका जो डी है, डी में किसकी परिभाषा दी गई है, बेल बॉन्ड की, बेल बॉन्ड की परिभाषा दी गई है, और फिर ई में बॉन्ड की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये बी से देखिए कितने शब्द हैं, बी से बेल, बी से बेलेबल, फिर बी से ही बेल, ये बेल बॉन्ड, और फिर बी से ही बॉन्ड। तो इस तरह के चार शब्द हैं, इनकी परिभाषा इसमें दी गई है। तो बेलेबल ऑफेंस को सी में परिभाषित किया गया है, 2(1) का सी है ना। क्या कहते हैं कि बेलेबल ऑफेंस वो है, बेलेबल मतलब जमानती अपराध है ना, मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही थी। तो ये जो जमानती अपराध है ये क्या होता है, जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में वो अपराध जमानतीय दिखाया गया है तो वो जमानतीय अपराध होगा। यानी ये जो हमारी संहिता है, हमारी ये जो कोड है, इसमें जब सारे सेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसके लास्ट में एक शेड्यूल, एक सूची दी गई है। ठीक है, उस सूची में ये बताया गया है कि ये ऑफेंस जो है, ये अपराध जो है ट्राइबल वाइज
किसका है, यानी कौन इसका विचारण करेगा, ये कहाँ जाकर इसकी सुनवाई होगी, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी या सेशन कोर्ट में होगी। तो इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है। इसी तरह इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये अपराध जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा। ठीक है, तो यहाँ इस सूची के अंदर जो अपराध जमानतीय बताया गया है उसको हम जमानतीय अपराध कहेंगे। तो ये तो सूची के हिसाब से ही कहा गया है। जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये एक तो ये हमारी हो गई BNSS, इसकी जो शेड्यूल है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट अनुसूची, या तो उसमें इसको अवेलेबल दिखा दिया गया हो और या फिर दूसरा कोई एक्ट हो, जैसे मान लो पोक्सो एक्ट है ना, तो उसकी मान लो किसी धारा में वो अपराध जमानतीय बताया गया है। इसी तरह मान लो कोई NDPS का मामला है, NDPS का है या SC/ST एक्ट का है ना, तो इनमें अगर वो जमानतीय बताया गया है वो अपराध जो ये जमानतीय होगा, बेलेबल ऑफेंस। और वैसे जमानतीय अपराध में क्या होता है कि जमानत लेना उसका अधिकार होता है, जमानत लेना उसका अधिकार होता है। जैसे 138 NI एक्ट के मामले हैं, है ना, 138। तो अगर प्रथम बार, पहली बार अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट आपको बेल बॉन्ड पर छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि ये जमानती अपराध है, तो इसमें जमानत लेना जो है वो उस अपराधी का अधिकार रहेगा। तो ये जमानती अपराध की बात हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड को किस में परिभाषित किया गया है? D में। मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, यानी प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। यानी बेल बॉन्ड का मतलब होता है कोई वचन पत्र होता है एक तरह से, है ना, उसमें वो गारंटी देता है इस बात की कि भाई मैं जो है इस व्यक्ति को लाकर कोर्ट में पेश कर दूंगा या ये कोर्ट जो शर्त लगा रही है इसकी मैं पालना करवा दूंगा। तो इसको बेल बॉन्ड को, ये जो वचन पत्र है इसको हम बेल बॉन्ड कहेंगे, है ना। इसके बाद जो है ये आ गया बंद पत्र, है ना, बंद पत्र यानी बॉन्ड। बॉन्ड की परिभाषा जो है वो दी गई है सेक्शन 2 के 1 के पॉइंट नंबर E में, सब क्लोज E 2(1)E में बेल बॉन्ड की इसकी बॉन्ड की परिभाषा दी गई है। और क्या लिखते हैं बॉन्ड के लिए? प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंद पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। वचनबंद मतलब इसमें जो श्योरिटी है उसको नहीं लिया जाता है, केवल स्वयं का मुचलका, यानी खुद को हम शर्तों से आबद्ध कर रहे हैं, खुद का बंद पत्र ले रहे हैं, खुद का वचन पत्र ले रहे हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोर्ट की शर्तों की पालना करूंगा। तो जो आदमी खुद देता है वो तो बॉन्ड हो गया। और बेल बॉन्ड जब खुद को भी बांधता है और साथ में श्योरिटी भी देता है तो वो बेल बॉन्ड हो गया। आई बात समझ में? अब जो है हमने A पॉइंट कर लिया, B के सारे पॉइंट कर लिए, अब आता है हमारे पास C के पॉइंट। तो C में इसका जो 2(1)F में दे रखा है ना, 2(1)F। तो C के देखो ये पॉइंट चार्ज, एक तो ये इसका पॉइंट हो गया चार्ज। इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ, हिंदी में इसको कहेंगे आरोप। इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि ये इंग्लिश में ही आपको समझ में आएगा। C से चार्ज बना, फिर C से कॉग्निजेबल ऑफेंस बना, तो G वाले पॉइंट में है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसी में कॉग्निजेबल केस भी लिखेंगे, जिसको हम इसको हिंदी में बोलेंगे संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध।
तो जो जी पॉइंट है उसमें कॉग्निजेबल, और जो एच पॉइंट है ये भी देखिए सी से बन रहा है कंप्लेंट, कंप्लेंट यानी परिवाद, ये भी सी से बन रहा है। तो एफ जी और एच ये तीनों पॉइंट जो है सी के लिए आते हैं। अब इसमें कॉग्नि जो चार्ज है, चार्ज के अंदर उसका कोई भी एक हेड हो सकता है। जैसे चार्ज का मतलब क्या होता है वैसे, चार्ज यानी आरोप, आरोप का मतलब होता है कि उसने जो अपराध किया है उसके बारे में बताना, अपराध के बारे में उसको बताना आरोप कहलाता है। अब इसकी जो परिभाषा दी गई है उसके अंदर अगर लिखा हुआ है कि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी क्या होता है आरोप को हम हेडिंग्स में लगाते हैं। जैसे एक आदमी क्या करता है, एक आदमी है, ये किसी के घर जाता है ना, ये घर है और ये इसका दरवाजा है। अब ये क्या करता है, इस दरवाजे से नहीं जाता बल्कि यहां से दीवार तोड़ता है, यहाँ से दीवार तोड़ता है और ये घर के अंदर ए प्रवेश कर जाता है। फिर यहाँ जो है उनका टीवी रखा हुआ था, उसको लेकर ये वापस इस दरवाजे से होता हुआ टीवी लेकर चला जाता है। तो एक तो इसने हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है, हाउस ब्रेकिंग घर को तोड़ने का, इसको क्रिमिनल हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। हाउस ब्रेकिंग किया है और इसने थेफ्ट किया है, तो इसने दो अपराध कर दिए, है ना, दो अपराध कर दिए। तो इसका जो आरोप लगेगा, यहाँ ये बताया गया है कि ये अलग अलग हेड में इसको आरोप लगाया जाएगा, मतलब एक अपराध का एक आरोप लगेगा, है ना। तो पहले इसको हाउस ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे कि भाई तुमने देखो ये एक्स आदमी का घर है और इसका प्लॉट नंबर 30 है ना। तो और ये कहाँ पे है, ये पानीपत के अंदर है, पानीपत में, ठीक है। यहाँ तुमने घर की दीवार तोड़कर तुमने इस मकान में प्रवेश किया, इस तरह तुमने हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। तो ये एक हेड हो गया। फिर ये तो एक हेड हो गया और दूसरा हेड थेफ्ट का हो गया कि देखो तुमने मकान के अंदर हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करके आप घुसे और फिर वहां से उनका टीवी चोरी करके ले गए, तो इस तरह आपने चोरी का अपराध किया। तो ये हेड नंबर 1 और ये हेड नंबर 2। तो यहाँ आरोपों से इन्होंने केवल ये दिया है कि इसमें हेड नंबर 1 और 2 दोनों ही आएंगे, यानी मतलब एक शीर्षक से लगाया है आरोप तो वो एक आएगा और ज़्यादा है तो वो सभी आएंगे। तो आपको आरोपों के बारे में समझ में आ गया। आरोपों में क्या है, कोर्ट में जो ही वो पूरी फाइल पुलिस बनाकर पेश करती है तो कोर्ट फिर उसको चार्ज सुनाती है कि भाई तुम पर पुलिस ने ये केस बनाया है, ये तुम्हारा अपराध है, तो तुम बताओ कि तुमने ये किया कि नहीं किया, ऐसे पूछते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध कौन से इसमें दिया गया है, सेक्शन 2 का 1 क्लोज 1 और सब क्लोज जी, जी को हम कह रहे हैं 6, है ना, जी को हम 6 कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो BNS है, BNSS, इसकी प्रथम प्रथम अनुसूची में जो अपराध संज्ञेय दिखा रखा है, अनुसूची में जो अपराध संज्ञेय दिखाया गया है वो संज्ञेय अपराध होगा, वो संज्ञेय होगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो इसके बाद 2(1) के H में परिवाद के बारे में बताया गया है। कंप्लेंट हम किसको कहेंगे, तो कंप्लेंट जो है वो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में। तो एक तो देखिए कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए दी जाती है, पहला तो इसमें पॉइंट ये है। दूसरा ये मौखिक हो सकती है ना, मौखिक अगर देंगे तो मजिस्ट्रेट खुद लिखेगा उसको या लिखवा लेगा। नॉर्मली 100% मामलों में मैंने देखा है कि ये लिखी हुई ही आती है, मौखिक तो बिल्कुल 0% ही है, क्योंकि मौखिक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। और दूसरी लेकिन ये हो सकती है मौखिक, तो लिखित दूसरी हो गई लिखित। तो लिखित रूप से की जा सकती है या मौखिक रूप से किया गया
ऐसा अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। यानी वो अपने परिवार में जाकर ये बताता है कि किसी आदमी ने उसके साथ अपराध किया है। अब यहाँ जो है वो अपराधी का ज्ञात और अज्ञात होना दोनों पॉसिबल है। ज्ञात भी हो सकता है और वो अपराधी जो है अज्ञात भी हो सकता है। यानी कई बार क्या होता है, जैसे ये एक परिसर है, इसमें उसने ये आदमी घुसा और चोरी करके ले गया, ठीक है। अब बी इसका मालिक आया रिपोर्ट देने के लिए, वो रिपोर्ट देता है कोर्ट में, तो उसने चोर को देखा ही नहीं, तो हो सकता है वो अज्ञात व्यक्ति की, कि कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुसा और उसका टीवी चोरी करके ले गया, तो अज्ञात भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये ऑफेंस के बारे में मजिस्ट्रेट को दी गई एक तरह से सूचना है। यानी मजिस्ट्रेट को अपराध की कोई व्यक्ति सूचना देता है तो वो परिवाद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर आई आता है ना, 2 का 1 का आई। इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या क्या आ सकती है, रिटर्न आ सकती है ना। रिटर्न में वो कोई सूचना दे रहा है, लिखित में कोई सूचना दे रहा है, या मौखिक दे रहा है वो सूचना, मौखिक भी दे सकता है ना, या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, या जैसे चित्रों के माध्यम से वो सूचना दे सकता है। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर वो, है ना, आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं आपस में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए, किसी डिवाइस के जरिए वो बातचीत करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, चैट करते हैं ना व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, और हम किसी वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं, किसी ऑडियो के माध्यम से हम आपस में बात कर सकते हैं, वो भी हमारी चैट ही हुई। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन का ये जो हमारा तरीका है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बातचीत यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना कही जाएगी, है ना। और इसके बाद आता है हमारा 2.1 का जे नंबर पॉइंट। जे में जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हम किसे कहेंगे। अब हमारी जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी, और उसके लिए जो है इंक्वायरी, अगला हमारा परिभाषा खंड के अंदर इंक्वायरी आता है कि हम इंक्वायरी किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो इंक्वायरी हम कहेंगे, यानी जांच हम किसको कहेंगे, कि विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। यानी मजिस्ट्रेट या न्यायालय कोई जांच करता है, मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट जांच करता है तो वो इंक्वायरी कहलाएगी, है ना। लेकिन इसमें विचारण जो है वो शामिल नहीं होगा, यानी केसों की जो ट्रायल की जाती है वो इसमें शामिल नहीं होगा। अदरवाइज जो जितनी भी जांच करते हैं मजिस्ट्रेट और कोर्ट, वो इंक्वायरी की डेफिनेशन में आएगी। ऐसे ही ये पॉइंट नंबर जो है हमारा आता है एल, है ना। इसमें आ गया इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हिंदी में इसको कहेंगे अन्वेषण। तो ये अन्वेषण का क्या मतलब होता है कि पुलिस अगर कोई जांच करती है, अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट से भिन्न है द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्यकृत करने के लिए की जाए। यानी पुलिस अगर किसी चीज की जांच करती है, या कोई मजिस्ट्रेट ने अधिकृत किया है किसी व्यक्ति को, कोई अधिकृत उसका एजेंट है, वो अगर जांच करता है, कोई साक्ष्य कलेक्शन करता है, तो उस कार्रवाई को हम अन्वेषण बोलेंगे। साक्ष्य कलेक्शन, साक्ष्य एकत्रण की ये कार्रवाई हो गई। तो इस तरह इसमें बहुत सारी परिभाषाएं जो है वो दी हुई हैं। जुडिशियल, इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग किसको कहेंगे, लोकल जुरिडिक्शन
किसको कहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नो मतलब संज्ञेय, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, तो जो हमारा अणय वाला पॉइंट है जिसको हम ओ से संबोधित करेंगे, इंग्लिश में ओ, हिंदी में अणय, तो इसमें असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। और असंज्ञेय अपराध का मतलब होता है जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है। यानी संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं और इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये क्यू क्यू नंबर पॉइंट में आ गया ऑफेंस। ऑफेंस की परिभाषा देखिए आप, अल्फाबेटिकली चल रहा है ऑफेंस, फिर आर में ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज आ गया, है ना, ये दोनों पॉइंट इसमें आ गए। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी एसएचओ के बारे में ये बात कर रहा है। ऑफेंस ये ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यानी कोई भी एक्शन अगर उसके लिए दंड कर दिया गया है तो एक्शन प्लस दंड बराबर अपराध। तभी वो, जैसे कोई आदमी माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो वो दंड नहीं होगा, वो एक नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन कहलाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे तो नॉर्मल नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अगर इसके साथ हम दंड का प्रोविजन कर देंगे तो फिर ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक्शन प्लस दंड बराबर ऑफेंस, उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एस के तहत, इसमें देखिए प्लेस आ गया, फिर टी में आ गया हमारा पुलिस रिपोर्ट। ये देखिए लास्ट में ये चलते जा रहे हैं ना, पुलिस रिपोर्ट, तो ये अल्फाबेटिकली परिभाषा आप इसमें देख सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन आ गया, ये यू के तहत पुलिस स्टेशन, है ना। और इसके बाद ये वी में हम ले रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी हिंदी में कौन कौन आ गया, प्लेस में स्थान आ गया, प्लेस में तो स्थान आ गया, पुलिस रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट आ गई, और इसमें पुलिस स्टेशन में पुलिस थाना आ गया, पुलिस थाना आ गया, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में लोक अभियोजक, इसको बोलते हैं लोक अभियोजक, तो इसमें लोक अभियोजक आ गया। लोक अभियोजक कौन होता है, लोक अभियोजक क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करने वाला वकील होता है, गवर्नमेंट, है ना। और ये सेक्शन 18 में इसकी डिटेल परिभाषा दी हुई है, सेक्शन 18 में, कि तो 18 में इसकी नियुक्ति होती है, इसलिए कहते हैं कि धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। यानी एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद काम करेगा और वो दूसरों से भी करवा सकता है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहलाएगा। तो ये हमारा परिभाषा खंड हो गया है। इसमें 2-3 परिभाषाएं हमारी और बची हैं। डब्लू भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब डिवीजन, है ना। तो सब डिवीजन किसको कहेंगे, एक जैसे डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसके जो डिवीजन कर देते हैं ये एक सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन, ये भी एक सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन, और ये भी एक सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन। तो इसके जो एक डिस्ट्रिक्ट के जो डिवीजन है, एक जिले के जो खंड है, उपखंड है, वो सब डिवीजन कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट परिभाषा एक्स में दी हुई है, 2(1)(x). 2(1)(x) क्या कहता है, समन केस हम किसको कहेंगे, समन मामला। तो जो वारंट नहीं है वो समन कहलाएगा, वारंट नहीं है, वारंट मामला नहीं है, वो समन मामला हो गया। वाई में विक्टिम की परिभाषा दी है, विक्टिम यानी पीड़ित की परिभाषा दी गई है इसमें, पीड़ित। तो क्या होता है इसमें, एक ऐसा व्यक्ति है पीड़ित जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या वैधिक वारिश भी है, यानी जिसके साथ अपराध हुआ है ना, वो विक्टिम कहलाएगा। तो इसमें इसके कोई लीगल गार्जियन है, उसका लीगल गार्जियन, तो वो भी पीड़ित की डेफिनेशन में आएगा, और या उसका कोई लीगल हेयर है तो वो भी पीड़ित की परिभाषा में
आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आदमी का मर्डर हो जाता है, तो उसकी तरफ से केस कौन दर्ज करवा रहा है? तो या ये हम ये कहते हैं कि केस तो चलो कोई भी दर्ज करवा सकता है, लेकिन उसकी तरफ से आजकल क्या है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तो इसका बेटा आ रहा है मान लो, है ना, तो वो लीगल हेयर हो गया। तो ये भी यहाँ, क्योंकि जो मृतक है, फादर है, वो तो मर गया, वो तो पीड़ित हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो अब जिंदा कैसे कार्रवाई करेगा, तो बेटा यहाँ पीड़ित कहलाएगा। और अगर मान लो लीगल गार्जियन, है ना, यहाँ उसके अगर संतान होती के साथ अपराध हुआ होता और वो खत्म हो जाती, तो फिर इसका फादर कार्रवाई कर सकता था, है ना, तो वो लीगल गार्जियन हो गया। तो इस तरह विक्टिम की ये परिभाषा इसमें दी गई है ना, कि जो सफ़र कर रहा है, कोई लॉस उसको हुआ है, कोई इंजरी उसको हुई है किसी एक्ट से या किसी ओमिशन से, जो किसने किया है, किसी एक्यूज्ड पर्सन ने किया है, तो फिर वो व्यक्ति जो है विक्टिम कहलाएगा। फिर नेक्स्ट ये परिभाषा हमारी दी हुई है जेड में, वारंट केस, है ना। वारंट केस किसको कहेंगे? तो इसमें एक तो 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, या उसमें डेथ पेनल्टी से मृत्यु दंड उसको दिया जा सकता है, या एलआई आजीवन कारावास जिसमें दिया जा सकता है। ऐसे अगर अपराध से दंडनीय कोई मामला है तो वो वारंट मामला कहलाएगा, है ना। और अब आता है सेक्शन 2 का पॉइंट नंबर 2, क्लोज 2। इसमें रेफरेंसेज की बात की गई है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द भारतीय न्याय संहिता 2000 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। मतलब इसमें रेफरेंसेज की बात की गई है कि जैसे जो आईटी एक्ट बना हुआ है 2000 का, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का बना हुआ है, और इसी तरह जो बीएनएस बनाई है 2023 की, तो वहाँ कोई परिभाषा मान लो दी गई है और उन शब्दों का प्रयोग इस बीएनएसएस में हुआ है, तो उन शब्दों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो वहाँ उन परिभाषाओं से उनका मतलब है। तो इस तरह ये हमारा परिभाषा खंड जो है वो पूरा होता है। हमने केवल बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है, केवल समझने के लिए इन बातों को मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद। आप जो है ये वीडियो देखते रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दिए जा रहे हैं, आपकी भले के लिए है, कानून की जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं।